नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू धीरज ट्रैवल एंड ट्रिप्स। दोस्तों, आज मैं विशाखापट्टनम की यात्रा पे आपको ले जाने वाला हूँ। विशाखापट्टनम में क्या-क्या घूमने वाली जगह हैं और कैसे आप विशाखापट्टनम के ट्रिप को प्लान कर सकते हैं। साउथ का यह बहुत ही खूबसूरत सा शहर है, जहाँ के बीचेस निश्चित ही आपका मन मोह लेंगे। ओल्ड शिपयार्ड्स का गढ़ माने जाने वाले विशाखापट्टनम में जो-जो भी चीजें घूमने वाली हैं, वो मैं आपको सारी बताऊंगा। तो वीडियो के साथ शुरू से अंत तक बने रहिए और वीडियो अगर पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करिए, अपने दोस्तों के साथ में शेयर करिए और अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। विशाखापट्टनम आने का सबसे उत्तम विकल्प ट्रेन का होता है, लेकिन आप यहाँ वायु मार्ग द्वारा और सड़क मार्ग द्वारा भी आ सकते हैं। वाइजैक घूमने का सबसे सही समय ठंड का होता है, क्योंकि यहाँ का तटीय क्षेत्र गर्मियों में बहुत ज़्यादा गर्म होता है। तो दोस्तों, अभी सुबह के 5:30 बज रहे हैं और आज विशाखापट्टनम का हमारा पहला दिन है। तो आज हम सोच रहे हैं लॉन्ग डेस्टिनेशन जो है वो कवर कर लेते हैं। यहाँ से 140 किलोमीटर दूर अराको वैली नाम की एक जगह है, वहाँ पे हम जाने वाले हैं। यहाँ से 6:45 ट्रेन का डिपार्चर होता है। 18551 ये ट्रेन है जो यहाँ से अराको वैली जाती है, लेकिन हम अराको वैली ना जा करके बोरागुहालू करके एक जगह है, अराको वैली से पहले हम वहाँ उतर जाएंगे और वहाँ से फिर अराको वैली जाएंगे बाई कैब। तो चलिए तैयार होते हैं। और एक चीज़ और, जब आप विशाखापट्टनम आते हैं तो आने से पहले अपने होटल्स ज़रूर बुक कर लें। बहुत अच्छे-अच्छे होटल्स हैं यहाँ पे, लेकिन ये है कि अगर आप यहाँ पे आकर के हौच-पौच में होटल बुक करेंगे तो कई बार आदमी गलत होटल बुक कर लेता है। हम जिस होटल में रुके हैं वहाँ का एसी काम नहीं कर रहा है और आज वो हमको हालाँकि शिफ्ट करने के लिए बोला है कि आज वो हमको दूसरी जगह शिफ्ट कर देगा। पर अगर आप यहाँ पे आ रहे हैं तो आने से पहले 200-400 रुपए का मुँह मत देखिए और एक अच्छी होटल बुक करिए, जहाँ हाइजीन हो, जहाँ साफ-सफाई हो और एसी वगैरह एमिनिटीज़ भी वहाँ पे प्रॉपर काम कर रही हों। तो ये मेरी आपको बेसिक सलाह है। बाकी आज वो हमें चेंज कर देगा, उसके बाद हम लोकल ट्रिप करेंगे, यहाँ का विशाखापट्टनम का लोकल ट्रिप करेंगे, तो विशाखापट्टनम भी घुमाऊँगा। तो चलिए चलते हैं अराकू वैली। विशाखापट्टनम रेलवे स्टेशन हमें काफ़ी साफ सुथरा और सुविधाओं से सुसज्जित नजर आया। यहाँ पे वरिष्ठ नागरिकों और दिव्यांगजनों के लिए ई व्हीकल का उपयोग किया जाता है, जिससे एक प्लेटफॉर्म से दूसरे प्लेटफॉर्म में जाना उनके लिए काफ़ी ज़्यादा आसान हो जाता है। सुबह करीब 6:30 बजे हम प्लेटफॉर्म पर पहुंच गए थे। हमारी ट्रेन प्लेटफॉर्म पर लगी थी, तो हम सीधे जाकर के अपने कोच में बैठ गए। तो दोस्तों, अभी हम विशाखापट्टनम जंक्शन पे आ गए हैं और विशाखापट्टनम जंक्शन पे अभी मॉर्निंग के सुबह लगभग 6:40 हुए हैं और ट्रेन आप मेरे पीछे देख सकते हैं। यही ट्रेन है जो हमें अराकू वैली पहुंचाएगी और अराकू जाने से पहले हम बोरागुहालू नाम की जगह पे उतर जाएंगे और वहां से फिर हम कैब करके जाएंगे। इस ट्रेन में जनरली आपको ना, या क्योंकि ट्रेन यहीं से बनती है, तो इस ट्रेन में आपको जनरली जनरल कोच भी खाली मिलेगा। तो अगर आप सुबह-सुबह जल्दी आ जाते हैं तो आप यहाँ पे जनरल में भी बैठ के जा सकते हैं। बट मेरी सलाह यही रहेगी कि आप ईवी में रिजर्वेशन करवाएं, उसकी विंडो बड़ी होती है, एसी कार होता है, एसी चेयर कार होता है, तो आप उसमें जा सकते हैं और उसमें आप अपना रिजर्वेशन करा करके आराम से बड़ी विंडो से बड़े नज़ारे देख सकते हैं बाहर के। क्योंकि इसका ट्रेन का सफ़र जो है बहुत इंटरेस्टिंग रहता है। पहाड़ों से, गुफाओं से होते हुए ट्रेन गुजरती है, तो आपको मज़ा आएगा। विशाखापट्टनम से बोरागुहालू जाते समय यह ट्रेन कई सारे टनल से होते हुए जाती है। पहाड़ों पे बहुत ही टेढ़े-मेढ़े रास्तों से होते हुए जब ट्रेन गुजरती है, तो ऐसा लगता है मानो एक सांप पहाड़ों के बीच से गुजरते हुए अपना रास्ता बना रहा हो। यह ट्रेन जैसे-जैसे आगे बढ़ती है, पहाड़ों और वादियों की खूबसूरती में पता नहीं मन कहीं खो सा जाता है। नेचर को एंजॉय करते हुए अब हम बोरागुहालू पहुंच चुके हैं। बोरागुहालू रेलवे स्टेशन से बाहर निकलते ही आपको टैक्सी स्टैंड से काफ़ी सारी टैक्सियाँ मिल जाएंगी। याद रखिए, बार्गेनिंग करना बहुत ज़रूरी है। यहाँ पे आपको करीब 3000 रुपये में पूरा पैकेज मिलता है। तो अगर आपने सही से बार्गेनिंग किया है और सही टैक्सी आपको मिल गई, तो सही पैकेज में आप शुरुआत करेंगे अपने ट्रिप की बोरा केव से। हाँ, रास्ते से गुजरते हुए आपकी नज़र इन छोटी छोटी दुकानों पे ज़रूर पड़ेगी। यहाँ पे बिकने वाला सामान निश्चित ही आपको आकर्षित करेगा। पर एक बात याद रहे, इस पूरे ट्रिप में टाइम बहुत कीमती है। अगर आप इन छोटी छोटी दुकानों में अपना टाइम बर्बाद करते हुए चलेंगे तो शाम को हो सकता है आपकी ट्रेन मिस हो जाए। अगर आप यहाँ पे सफिशिएंट टाइम लेकर के चल रहे हैं तो आप यहाँ पेड एडवेंचर एक्टिविटीज़ भी कर सकते हैं। बच्चों के लिए 60 रुपए की टिकट और अडल्ट्स के लिए 80 रुपए की टिकट्स ले करके आप यहाँ पर अंदर प्रवेश कर सकते हैं। बोरागुहालू से लगभग 1 से 1.5 किलोमीटर की वॉकिंग डिस्टेंस पर ही आपको ये गुफाएं मिल जाएंगी। प्राकृतिक रूप से बनी हुई इन केव्स का इतिहास लगभग 150 मिलियन वर्ष पुराना है। इस गोस्थनी रिवर के द्वारा ही इस केव के चूने के पत्थरों को प्राकृतिक रूप से लाखों वर्षों तक काटा गया, जिसकी वजह से इस केव का निर्माण हुआ। बोरा केव विशाखापट्टनम की मस्ट विजिट टूरिस्ट अट्रैक्शंस में से एक है। यहाँ घूमते हुए आपका लगभग 1 घंटा निकल जाएगा। 260 फीट गहरी इस गुफा के अंदर एक शिवलिंग भी स्थापित है। आप जब यहाँ अंदर आएंगे तो आप उस शिवलिंग के दर्शन जरूर करने जाएं। ऐसा कहा जाता है कि बोरा केव की गुफाओं की खोज पहली बार तब हुई जब एक चरवाहा अपनी खोई हुई गायों में से एक की खोज करते समय गलती से इन गुफाओं के पास आ गया। उन्होंने वहाँ गुफा में अपनी गाय के साथ एक शिवलिंग भी देखा।
तब से इस शिवलिंग की यहाँ पूजा की जाती है। अगर आप यहाँ की फेमस बम्बू बिरयानी खाना चाहते हैं तो उसका ऑर्डर आपको पहले ही देना होगा, ताकि आपके वापस आते तक वो बिरयानी बन करके तैयार हो जाए। उसको बनने में कम से कम 1 घंटे का समय लगता है। बम्बू चिकन कितने का है? 300 सर, आप हाफ के जी 300। अब क्योंकि मैं वेजिटेरियन था और मेरे पास समय की थोड़ी कमी भी थी, इसलिए मैं यहाँ पे टाइम ना देते हुए सीधे आगे बढ़ गया। इसके बाद हम जिस जगह जा रहे थे उसका नाम था अनंतगिरी वाटरफॉल। बोरा क्लेव घूमने के बाद में हम अनंतगिरी वाटरफॉल आ गए हैं। यहाँ से आप मेरे पीछे वाटरफॉल को देख सकते हैं और इसके नीचे ही आपको एक और ख़ास चीज़ दिखाना चाहूँगा मैं। मेरे पीछे आप देख पाएंगे कि यहाँ पे जो होती है, यहाँ पे झूम खेती होती है। झूम खेती के बारे में आप सभी ने पढ़ा होगा। तो ये जो है, ये झूम खेती है, झूम कृषि बोलते हैं इसको। इसमें एक फसल को लगाया जाता है, अभी लगा दिया गया है, और एक फसल को बाद में लगाया जाएगा जब इस फसल को काट लिया जाएगा तो आगे की तरफ में लगाया जाएगा। तो ये झूम खेती का यहाँ पे एक बहुत ही अच्छा प्रदर्शन किया गया है। और मेरे पीछे आप वाटरफॉल को तो देख ही सकते हैं। चलिए अब मैं आपको फ्रंट कैमरे के थ्रू दिखाता हूँ कि यहाँ पे अनंतगिरी वाटरफॉल है कैसा। अनंतगिरी वाटरफॉल में हमें ऐसे घूमने जैसा तो कुछ नज़र आया नहीं, तो आप चाहें तो इस जगह को स्किप करके कथिका वाटरफॉल जा सकते हैं। वो जगह इससे बेहतर है, पर वहाँ जाने के लिए टैक्सी वाले कुछ एक्स्ट्रा चार्ज करते हैं। हमारे पास समय की कमी थी, इसलिए हम कथिका वाटरफॉल ना जा करके कॉफ़ी बागान की तरफ बढ़ गए। तो दोस्तों अभी हम अनंतगिरी वाटरफॉल से आगे आ गए हैं और अभी हम पहुंच गए हैं कॉफ़ी प्लांटेशन में। यहाँ पे आप मेरे पीछे ये पौधे जो देख पा रहे हैं, ये सारे कॉफ़ी के पौधे हैं और यहाँ पे कॉफ़ी की खेती होती है। अराकू वैली की तरफ में जब आप जा रहे होंगे बोरा क्लेव से, तो बीच में ये कॉफ़ी प्लांटेशन पड़ता है। यहाँ पे आप रुक करके कॉफ़ी ख़रीद सकते हैं। यहाँ की लोकल बनी हुई कॉफ़ी आपको मिल जाएगी और यहाँ पे आप कॉफ़ी खरीद कर कॉफ़ी पी भी सकते हैं। यहाँ की लोकल कॉफ़ी जो है, यहाँ के प्लांट से जो बनती है सीड से, उसको पीस करके ये लोग कॉफ़ी बनाते हैं और उस पर आप कॉफ़ी को पी सकते हैं। और उसके बाद अगर आपको कॉफ़ी पसंद आती है तो आप अपने घर के लिए भी कॉफ़ी लेके जा सकते हैं। 100 रुपये में 300 ग्राम के लगभग यहाँ पे चार्ज होता है। आपके आने तक हो सकता है इसका प्राइस 10-20 रुपये बढ़ जाए, तो आप यहाँ पे आकर के थोड़ा बार्गेनिंग करके और अपने घर के लिए कॉफ़ी पैक करवा सकते हैं। तो कुछ इस तरह से यहाँ पे कॉफ़ी की दुकानें आपको मिल जाती हैं, जिसमें डिब्बों में अलग अलग क्वांटिटी में कॉफ़ी को रखा जाता है। आपको जितनी मात्रा में कॉफ़ी चाहिए उस हिसाब से ये डिब्बे में आपको पैक करके दे देते हैं। यहाँ पे आप मसाले भी खरीद सकते हैं। जैसे कि हम जानते हैं कि हमारा जो देश है वो मसालों का देश कहा जाता है, तो यहाँ पे साउथ में जो मसालों की खेती होती है, तो यहाँ से आप अपने लिए ओरिजिनल मसाले भी घर के लिए लेके जा सकते हैं। तो कुछ इस प्रकार से कॉफ़ी प्लांटेशन दिखाई देता है। ये छोटे छोटे पौधे होते हैं जिनमें कॉफ़ी के बीज लगते हैं। बाद में इनको तोड़ा जाता है और फिर इनको साफ़ किया जाता है, साफ़ करके पीस करके और फिर इनको डब्बों में भर करके बेचा जाता है। साउथ की फेमस जो फ़िल्टर कॉफ़ी आप पीते हैं वो इन्हीं बीजों के माध्यम से बनाई जाती है। जितनी फाइन प्रोसेसिंग होती है उतनी महंगी कॉफ़ी होती है। कॉफ़ी प्लांटेशन के बाद हम निकल पड़े थे गलीकोंडा व्यू पॉइंट के लिए। यहाँ से आप संपूर्ण अनंतगिरी हिल्स का नज़ारा अपनी आंखों में भर सकते हैं। गलीकोंडा इज द सेकंड हाईएस्ट माउंटेन इन ईस्टर्न घाट। गलीकोंडा व्यू पॉइंट घूमने के बाद हमने खाना खाया और उसके बाद हम निकल पड़े थे ट्राइबल म्यूजियम। अराकू का यह ट्राइबल म्यूजियम यहाँ की लोकल ट्राइब्स द्वारा बनाई गई ट्रेडिशनल आर्ट, हैंडक्राफ्ट्स, ऑर्नामेंट्स और टेक्सटाइल के बारे में आपको जानकारी देता है। 60 रुपये अडल्ट के लिए और 30 रुपये बच्चों के लिए एंट्री फीस दे करके आप इसके अंदर जा सकते हैं। लेकिन टू बी वेरी ऑनेस्ट, अगर आपको इन सब चीज़ों में इंटरेस्ट नहीं है तो आप इस जगह को स्किप कर सकते हैं। इस प्रकार से अगर आपने पूरे अराकू को टाइमली घूम लिया है तो आप शाम को 3:30 बजे तक रेलवे स्टेशन आ सकते हैं। 3:30 बजे आपको यहाँ से ट्रेन मिल जाती है जो 8:30 बजे तक आपको विशाखापट्टनम पहुँचा देगी। तो दोस्तों विशाखापट्टनम से होते हुए हम अभी बोरा क्लेव होते हुए अब हम अराकू आ गए हैं और अराकू आकर के हमारा ये ट्रिप यहीं पे समाप्त होता है। इस ट्रिप में मेरा जो सहयोग किए हैं वो हैं रजत भाई। ये मेरा छोटा भाई जैसा ही है, मेरा मित्र है। और अब हम यहाँ से वापस ट्रेन पकड़ के 3:30 बजे की ट्रेन होती है और वापस ट्रेन पकड़ करके अब हम विशाखापट्टनम जा रहे हैं। हमारी ट्रेन लेट हो गई और अब हम 10:30 बजे अपने होटल रूम पहुँचे हैं। कल की शुरुआत हम ऋषिकोंडा बीच से करेंगे। इसके लिए आपको एक ऑटो करना होगा। अपने होटल से ऋषिकोंडा बीच काफ़ी दूर पड़ता है क्योंकि ये आउटस्कर्ट्स में है, तो आप ऑटो करके या टैक्सी के माध्यम से ऋषिकोंडा बीच पहुंच सकते हैं। जनरली यहाँ पे बहुत कम भीड़ होती है। अगर आप शहर के शोर शराबे से दूर शांति से बैठकर समुद्र को निहारना चाहते हैं और कुछ पल शांति का बिताना चाहते हैं तो यह जगह आपके लिए परफेक्ट है। और तो और आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री भी यहीं रहते हैं। तो दोस्तों अभी हम आ गए हैं ऋषिकोंडा बीच। यहाँ पे आने के लिए मैंने ऑटो किया था। अलग अलग जगहों से विशाखापट्टनम की आपको ऑटोज़ मिल जाएंगे, टैक्सी मिल जाएगी। ये थोड़ा जो बीच है ये आउटस्कर्ट्स में है, तो आपको आने में थोड़ा सा ज़्यादा पैसे लग सकते हैं, लेकिन ये जो जगह है ये बिल्कुल भी क्राउडेड नहीं है। यहाँ पे जब आप आएंगे तो आपको
काफ़ी ज़्यादा मज़ा आएगा और खाली प्लेस मिल जाएगा आपके रील्स बनाने के लिए, आपके वीडियो बनाने के लिए आप यहाँ पे आ सकते हैं। तो मैं आपको यहाँ का ऋषिकोंडा बीच दिखाता हूँ और ये बीच फेमस है बेसिकली यहाँ की वाटर स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ के लिए। तो आप यहाँ पे आ सकते हैं और लॉन्ग बीच के किनारे लॉन्ग वॉक का मज़ा ले सकते हैं। इवनिंग में आप आइए और यहाँ पे घूम सकते हैं आप। तो चलिए मैं अब आपको बीच दिखाता हूँ कि बीच कैसा है। मेरे पीछे आप देख सकते हैं लोग यहाँ पे आए हुए हैं, लोग रील्स बना रहे हैं, लोग वाटर स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ कर रहे हैं, तो लोग यहाँ पे मज़े ले रहे हैं। तो चलिए जब तक आप विशाखापट्टनम के इस बीच को घूमते हैं तब तक मैं आपको विशाखापट्टनम की आइटनरी बता देता हूँ। विशाखापट्टनम आने के लिए 2 दिन सफिशिएंट होते हैं। पहले दिन आप अराकू वैली घूमने जा सकते हैं और सेकंड डे आप रिजर्व कर सकते हैं यहाँ का लोकल ट्रिप करने के लिए। लेकिन एक बात याद रहे, यहाँ आने का सबसे सही समय सितंबर से मार्च तक का होता है। उससे पहले या उससे बाद में आने की कोशिश ना करें। दिन में भी यहाँ आप घूमने नहीं निकल सकते क्योंकि धूप बहुत तेज़ होती है। हो सकता है इस कड़ी धूप में आपको सनबर्न हो जाए। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप दोपहर तक विशाखापट्टनम में चेक इन कर लेते हैं। शाम को आप निकल जाइए सीमाचलम टेम्पल के लिए और अगले दिन रिजर्व कर लीजिए अराकू वैली के लिए। अराकू से आने के बाद आप अगले दिन मॉर्निंग में निकल जाइए शॉपिंग के लिए, यहाँ के मॉल्स वगैरह घूमिए। शाम को आप निकल जाइए ऋषिकोंडा बीच के लिए और उसी दिन रात में आप आर के बीच में अपनी नाइट स्पेंड कर सकते हैं। लेट नाइट आइए, सामान पैक करिए और अगले दिन सुबह आप निकल सकते हैं अपने होम स्वीट होम के लिए। सामने के हिल्स पर दिख रहा है यह बंगलो यहाँ का सीएम हाउस है। और इस प्रकार ऋषिकोंडा बीच घूमने के बाद अब हम पहुंच गए हैं आर के बीच। ऋषिकोंडा बीच घूमने के बाद हो सकता है आर के बीच आपको पसंद ना आए क्योंकि ऋषिकोंडा बीच काफ़ी ज़्यादा साफ सुथरा और खाली और खुला हुआ था, जबकि आर के बीच में आपको काफ़ी ज़्यादा क्राउड देखने को मिलेगा। तो दोस्तों अभी मैं आर के बीच आया हुआ हूँ, रात का टाइम है। इवनिंग वॉक एंजॉय करते हुए हम लोग आर के बीच आ गए हैं। तो जब आप आते हैं तो आपको ना यहाँ पे बहुत सारे लोग मतलब लोकल उद्यमी जो होते हैं, जैसे शंख बेचने वाले, जैसे यहाँ का कोरल आइटम बेचने वाले, वो मिल जाएंगे और आप यहाँ पे उनसे शंख वगैरह मोती वगैरह खरीद सकते हैं। लेकिन ये है कि आपसे बार्गेनिंग आनी चाहिए क्योंकि वो ऑलरेडी आपको जो है वो रेट हाई करके बताते हैं। तो आपको बार्गेनिंग करते आना चाहिए, एटलीस्ट हाफ ऑफ द अमाउंट आपको कम करवाना चाहिए, तो आपको उतने अमाउंट में यहाँ पे चीज़ें मिल जाएंगी। तो कितने का है अन्ना, ये कितने का बता रहे हो? ये भैया ये 800 देगा, 600 में देगा। ये 800 का 600 में दोगे और ये वाला? ये वाला 400 में देगा, 300 देगा। अच्छा 300 रुपये, 300 रुपये तक दे दोगे, चलो बढ़िया। और ये शंख ऐसे ये लोग लेकर के घूमते रहते हैं, ये कोरल, हाँ जाल पे लेकर के घूमते रहते हैं और ये कोरल आइटम है, मतलब ये समुद्र के किनारे ही आपको मिलेगा। तो ये आप जब भी यहाँ पे आएँ तो यहाँ पे आप आकर के शंख वगैरह खरीद सकते हैं और घूमते हुए समुद्र का मज़ा भी ले सकते हैं। यहाँ पे आप समुद्र को भी देख सकते हैं। आर के बीच में थोड़ा देर बैठने के बाद हम चले गए होटल रूम क्योंकि अगले दिन हमें जाना था सीमाचलम टेम्पल। सुबह का टाइम हमने आराम करने में बिताया और शाम को हम 5 बजे करीब सीमाचलम टेम्पल के लिए निकल गए। अगर आप वाइजैग आ रहे हैं तो सीमाचलम टेम्पल यहाँ की मस्ट विजिट आइटनरीज में से एक है। सीमाचलम टेम्पल आप बस, टैक्सी या पर्सनल कार से आ सकते हैं। रेलवे स्टेशन से सिटी बस पकड़ के आप बड़े आराम से सीमाचलम टेम्पल 1 से 1.5 घंटे में आ सकते हैं। यहाँ आने के लिए आपका किराया लगभग 50 रुपये लगेगा। तो दोस्तों अभी हम आ गए हैं विशाखापट्टनम के सबसे फेमस टेम्पल में, जो कि है सीमाचलम टेम्पल। यह मंदिर विष्णु भगवान के चौथे अवतार नरसिंह भगवान के अवतार पे बना हुआ मंदिर है। इस मंदिर की खास बात यह है कि इसको कहते हैं कि प्रहलाद ने बनवाया था, और प्रहलाद ने जब बनवाया था तो उसके बाद इसको छोड़ दिया गया था और लोगों ने इसकी अच्छी देखरेख नहीं की। तो ये कहते हैं कि ये गर्भगृह के अंदर, मतलब धरती के अंदर समा गया था। बाद में धीरे से किसी राजा को इसका सपना आया और फिर इस मंदिर को वापस से पुनर्निर्मित किया गया। और इस मंदिर की खास बात यह है कि इसमें भगवान नरसिंह के साथ साथ यहाँ पे लक्ष्मी माता की मूर्ति भी विराजमान है। अंदर कैमरा और मोबाइल ले जाना अलाउड नहीं है, इसलिए आपको अंदर मैं मंदिर के दर्शन नहीं करवा सकता, लेकिन बाहर से मैं आपको इस मंदिर को ज़रूर दिखा देता हूँ। सीमाचलम टेम्पल में दर्शन करने की 3 टाइमिंग है। पहली टाइमिंग है सुबह 6:30 से 11:30 तक, दूसरी टाइमिंग दोपहर में 12:15 से 2:30 तक, और तीसरी टाइम है शाम को 3:15 से रात को 7:30 बजे तक। यह टेम्पल हफ्ते के 7 दिन खुलता है। वैसे तो यहाँ एंट्री की कोई फीस नहीं लगती, लेकिन अगर आप वीआईपी दर्शन करना चाहते हैं तो उसकी कुछ अलग से चार्जेस आपको पे करने पड़ते हैं। ये बैग्स और मोबाइल्स के काउंटर हैं, जहाँ पे आपको अपने बैग्स, मोबाइल्स और इसके अलावा अपने जूते रखने के लिए टोकन लेना पड़ता है। ऊपर आप इसके रेट भी पढ़ सकते हैं।
बैग वगैरह डिपॉजिट करने के बाद आप दर्शन के लिए प्रस्थान कर सकते हैं। दर्शन करने के बाद आप 2 तरह का प्रसाद प्राप्त कर सकते हैं। पहला प्रसाद फ्री ऑफ कॉस्ट होता है, जिसे आप वहीं पे खा सकते हैं। दूसरे प्रकार का प्रसाद आपको खरीदना होता है, जिसे आप घर लेकर जा सकते हैं। यह एक प्रकार का लड्डू होता है जो 15 रुपये प्रति लड्डू के हिसाब से आपको काउंटर से प्राप्त होता है। प्रसाद वगैरह लेने के बाद आप मंदिर के बस स्टॉप पे आखिरी बस का इंतज़ार कर सकते हैं। यहाँ से आखिरी बस 9 बजे छूटती है। तो इस प्रकार विशाखापट्टनम का यह ट्रिप यहीं पे समाप्त होता है। मुझे पूरी उम्मीद है आपने वीडियो को खूब एंजॉय किया होगा और ट्रिप के दौरान दी गई जानकारी भी आपको काफ़ी ज़्यादा पसंद आई होगी। इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके जाएं और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आप अपने क्वेरी या सुझाव हमसे कमेंट्स के माध्यम से पूछ सकते हैं। मिलते हैं किसी नए ट्रिप में कुछ रोचक जानकारियों के साथ। तब तक दिस इज धीरज साइनिंग ऑफ।